नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अंग्रेजी ग्रामर का फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम प्रोनाउन सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। आज हम दो चैप्टर को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है, लॉजिक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दोनों चैप्टर की डेफिनेशन, उनकी रिकॉग्नाइज, एग्जाम्पल, मीनिंग्स, यूजेस, एवरीथिंग कॉमन है, सिमिलर है और इक्वल है। इसीलिए आज हमने डिसाइड किया है कि अगर हम इन दोनों चैप्टर को एक साथ स्टडी करते हैं तो आपके बेसिक कंसेप्ट और आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें ताकि आपको पूरा एक्नॉलेजमेंट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वे सर्वनाम जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह से देखिए, वे सर्वनाम जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ होता है उसे हम दबाववाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया था इन दोनों की पहचान बिल्कुल सेम है। आई मीन टू से, एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके पीछे सेल्फ या सेल्फ दिया होता है तो उसे हम हिंदी में निजवाचक भी कह सकते हैं, उसे हम दबाववाचक भी कह सकते हैं। आप दोनों ही नाम से एड्रेस कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, द प्रोनाउन इन विच सेल्फ एंड सेल्फ given at the last, the pronoun in which self and self given at the last is called reflexive pronoun and emphatic pronoun। दोनों की बिल्कुल रिकॉग्नाइज सेम है, बस इतना सा ध्यान रखना है, चाहे तो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर किसी भी सेंटेंस में सेल्फ या सेल्फ अगर किसी भी एप्रोप्रिएट प्रोनाउन के पीछे आ जाता है तो उसे हम हमेशा रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से एड्रेस करेंगे। अब हम आपके सामने कुछ मीनिंग्स रखेंगे और वो भी दोनों के पर्टिकुलरली अलग अलग रखेंगे। सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मीनिंग्स देखिए। इसका मीनिंग्स होता है अपना, अपने, अपनी या अपने आप। आप इसको अपने आप भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए इसके मीनिंग्स। अब देख लीजिए एम्फेटिक प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, इसका मीनिंग्स होता है स्वयं, खुद या आप ही। बस यहीं पे इतना सा डिफरेंस है। आप चाहे तो देख लीजिए, अपना, अपने, अपनी कहिए, खुद कहिए, आप कहिए, स्वयं कहिए, बात बिल्कुल एक ही है। बस केवल फर्क इतना सा है कि इसमें थोड़ा सा एम्फेसाइज हो रहा है और इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसीलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और जहां पे एम्फेसाइजिंग हो रहा है उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। मैंने आपको बेसिकली बताया है कि यहाँ पे इसका मीनिंग्स ये होगा और यहाँ पे इसका मीनिंग्स ये होगा। अच्छा, दूसरी चीज, इसका यूज कैसे करेंगे? दोनों के दोनों प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। आई मीन टू से, कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों प्रोनाउन को हमेशा सेंटेंस में या वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। इन्हें कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखेंगे जिनके द्वारा आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, आपके सामने दोनों के दोनों एग्जाम्पल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ एंड देम सेल्फ। आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट किए गए। उसका रीजन है कि दोनों के दोनों प्रोनाउन बिल्कुल सेम है और दोनों के लिए हमने एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम टू सेम यूज किए हैं। लेकिन अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं, यानी कि 7 एग्जाम्पल रखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे और 7 एग्जाम्पल रखेंगे हम यहाँ पर एम्फेटिक के तौर पर। देख लीजिए, आई लर्न माई सेल्फ, मैं अपने आप सीखता हूँ। वी मेक अवर सेल्फ, हम अपने आप बनाते हैं। यू रन योर सेल्फ, आप अपने आप दौड़ते हैं। दे लुक देम सेल्फ, वे अपने आप देखते हैं। ही रीड्स हिमसेल्फ, वो अपने आप पढ़ता है। सी राइट्स हर सेल्फ, वो अपने आप पढ़ती है। इट चार्म्स इट सेल्फ, वो अपने आप बिखरता है। तो आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर जो भी हिंदी के हिसाब से पढ़ा चाहे इंग्लिश के हिसाब से पढ़ा, हमने यहाँ पे अपने आप वर्ड को यूज किया है और यहां पर देख लीजिए सारे के सारे रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है हमने उनको पीछे यूज किया है। अब इसको पीछे यूज करने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए आप इसको एम्फेटिक के तौर पर, जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ मेक प्रोजेक्ट, मैं खुद प्रोजेक्ट बनाता हूं या मैं खुद प्रोजेक्ट तैयार करता हूं। वी आवर सेल्फ केज थीव्स, हम खुद चोर को पकड़ते हैं, हम खुद चोरों को पकड़ते हैं। यू योर सेल्फ एंड योर सेल्फ हाइड फ्रॉम अस, आप खुद
आप खुद हमसे छुपाते हैं। दे themselves कंसिडर इट रॉन्ग, वे खुद इसे गलत मानते हैं। ही हिमसेल्फ स्कोल्ड मी, वह खुद मुझे डांटता है। इसी तरह से सी हर सेल्फ लव्स मी, वो खुद मुझसे प्यार करती है। इट इट सेल्फ फेल डाउन इन विंटर, वह खुद सर्दी में नीचे गिरती है। तो आप देख लीजिए इन सारे के सारे एग्जाम्पल में हमने एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के बाद यूज किया है। उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देख लीजिए इन दोनों के बीच में एक ही मेजर डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पीछे यूज किया है, जबकि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यूज किया है। उसका कारण क्या है मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। बस हमारा बेसिक कंसेप्ट ये था कि आपको पता चलना चाहिए कि हम इसको हिंदी के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं और इसे हिंदी के हिसाब से कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको इसकी रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू हिंदी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, इसका मीनिंग्स, इसके यूजेस और इसके एग्जाम्पल और एग्जाम्पल विद सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आपके सामने कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस को हिंदी में अंतर कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर होता है, क्या मेजर डिफरेंस है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अंतर नहीं होता या डिफरेंस नहीं होता तो फिर हमें इन्हें अलग अलग पढ़ने की रिक्वायरमेंट कहाँ थी। लेकिन कुछ है तभी तो हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम कंबाइन पढ़ेंगे, लेकिन साथ में आपको कुछ माइनर डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर करेंगे। देख लीजिए पहला हमारा डिफरेंस है कि जिस वाक्य में इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वहां सो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और यहां पे सेम टू सेम इसे आपको यहां पे इंपैटिक में कॉपी करना है। कहने का मतलब चाहे तो इंपैटिक हो चाहे रिफ्लेक्सिव हो, दोनों ही प्रोनाउन में हम इसे हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव यूज करोगे तब तो आपको सब्जेक्ट के बेस पे इसको रिफ्लेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको एम्फेटिक यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती भी है नहीं भी होती है। अगर नहीं भी होगी तो भी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है और बिना ऑब्जेक्ट के भी यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ। समझ गए आप। मैं एक बात दोबारा मैं रिवील कर देता हूं। देख लीजिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ओनली फॉर सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ये सब्जेक्ट को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन यहां पर देख लीजिए ये सब्जेक्ट के तौर पर तो यूज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी इसमें आ सकता है नहीं भी आ सकता है। यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर गलत हो सकता है। दूसरा इसके बीच में अंतर है, यह केवल सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है और यह सब्जेक्ट पर जोर डालता है। देखो आप इस दूसरे नियम को कभी भी मत भूलना, डोंट फॉरगेट इट, बिकॉज पूरा का पूरा चैप्टर इसी सेकंड डिफरेंस पे डिपेंडेड है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये केवल और केवल सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इसे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। इसीलिए ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। यहां पर देख लीजिए ये केवल और केवल सब्जेक्ट पे जोर डालता है, उसको एम्फेसाइज करता है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के काम पर या किसी भी सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे हम इंग्लिश में एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका मेजर वर्क क्या हो गया कि ये सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करता है, जबकि ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। बस इतना सा फर्क है इन दोनों के बीच में और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना। दोबारा मैं रिवील कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी परछाई बनकर काम करेगा, जबकि ये सब्जेक्ट पे जोर डालने का काम करेगा। तीसरा डिफरेंस है कि इसमें सेल्फ और सेल्स को मेन वर्ब के बाद या वाक्य के अंत में रखा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो आप इसको मेन वर्ब के बाद भी रख सकते हैं या सेंटेंस के पीछे रख सकते हैं और ये ऐसे ही रखा जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन को हमेशा डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, इसे पीछे रखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि सब्जेक्ट के पीछे इसलिए रखा जाता है क्योंकि सब्जेक्ट पे जोर डालने का काम करता है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट के साथ ही रखा जाता है। चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से सेल्फ या सेल्स को हटा दिया जाए तो वो सेंटेंस बिल्कुल आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग्स नहीं रहेगा।
उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो अर्थविहीन हो जाएगा। लेकिन अगर एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ या सेल उसको हटा दिया जाए, सपोज कर लिया हटा दिया जाए, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो चार्म्स है वो का वही बना रहता है, इसका मीनिंग्स है वो का वही बना रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस था वो तो ये था कि ये रिफ्लेक्शन काम करता है और ये ओनली फॉर एम्फेसाइज करने का काम करता है। और सबसे बड़ी चीज, इन दोनों का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करेंगे, यानी कि इन्हें पहले स्थान पर यूज नहीं करेंगे, इन दोनों को ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यूज किया जाएगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कुछ 5 विशेष अंतर थे इन दोनों के बीच में, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसके बाद मैं आपको एक टेबल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे हम एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्रिएट भी करना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल फॉर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि आप एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे क्रिएट करेंगे एक टेबल के माध्यम से। तो देख लीजिए, हमारी टेबल में हमने 3 हेडिंग बनाई है। पहली हेडिंग है नॉमिनेटिव, दूसरी है करेक्ट एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, और तीसरी है रॉन्ग एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। अब मैं आपको तीनों ही समझा देता हूं कि जो भी आपका, चाहे तो आपका एम्फेटिक हो चाहे रिफ्लेक्सिव हो, दोनों के दोनों प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस के ऊपर ही बने जाते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं, यानी इनके द्वारा ही हम इनका निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आपके सामने करेक्ट और रॉन्ग का ऑप्शन आया है। करेक्ट और रॉन्ग का मतलब यह हुआ कि इनका सही अप्रोप्राइट 100% राइट एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा बनेगा, उसको हमने सेकंड यहां पे सीरीज में शो किया है। जबकि जो रॉन्ग, यानी कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यानी कि जब भी वो एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्रिएट करते हैं तो वो गलती क्या करते हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देख लीजिए, सबसे पहले आई का बनता है माई सेल्फ। देख लीजिए, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, इन सभी को एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है और ये 100% एक्यूरेट होते हैं और राइट होते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, गलती क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। देखिए, आई के साथ लगेगा माई तो बन जाएगा माई सेल्फ, वी के साथ लगेगा ओवर तो बन जाएगा ओवर सेल्फ, यू के साथ लगेगा योर सेल्फ और योर सेल्फ, दे के साथ बनेगा देम सेल्फ, ही के लिए बनेगा हिमसेल्फ और सी के लिए हर सेल्फ और इट के लिए इट सेल्फ। ये तो हो गया अप्रोप्राइट। लेकिन अब बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्जाम में, कभी प्रैक्टिस में, कभी रिवीजन में, वो माई सेल्फ की जगह लगा देते हैं माइंड सेल्फ, जो कि बिल्कुल गलत होता है, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे ओवर सेल्फ की जगह आपने लगा दिया ओवर सेल्फ, योर सेल्फ की जगह राइट, ये तो आपका राइट है क्योंकि आप कुछ भी लगा दीजिए बिल्कुल राइट होगा। लेकिन देम सेल्फ की जगह उन्होंने लगा दिया देम सेल्फ या देयर सेल्फ। इसी तरह से हिम सेल्फ की जगह हिज सेल्फ एंड हिज सेल्फ, हर सेल्फ की जगह हर सेल्फ, इट सेल्फ की जगह इट सेल्फ। तो अगर इस तरह से अगर वो इन शब्दों को यूज करते हैं तो ये डेफिनेटली रॉन्ग एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव कहे जाएंगे। आपको इन्हें यूज नहीं करना है। यानी थर्ड कॉलम में हमने जितने भी वर्ड दिए इनको आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे कभी भी यूज नहीं करना है, जबकि ये जो सेकंड जो सीट है उसको यूज करना है एज ए एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। अब मैं आपको समझाता हूं यूज ऑफ टेबल, यानी कि इस जो टेबल में जितने भी नॉमिनेटिव जो केसेस दिए गए हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको यहां डिटेल से समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले देखिए हिमसेल्फ, हम हिमसेल्फ का कैसे प्रयोग करेंगे उसको मैं एग्जांपल के द्वारा भी समझाऊंगा। हिमसेल्फ का कैसे प्रयोग करते हैं, हिमसेल्फ इज यूज फॉर मैस्कुलिन वर्ड लाइक राम, बॉय, फादर एंड ब्रदर। इसका मतलब यह हुआ कि हिमसेल्फ का प्रयोग हमेशा जो पुलिंग होता है, पुलिंग के लिए प्रयोग किया। पुलिंग का मतलब होता है जो भी आदमी होता है, जैसे कि उसमें अब मैं, जैसे राम हो गया, राम, लक्ष्मण, मनोज, है ना, बॉय लड़का, फादर पापा, ब्रदर भाई, इस कैटेगरी के लिए इसको बोलते हैं मैस्कुलिन यानी पुलिंग। तो इस कैटेगरी के लिए हम हमेशा हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, द बॉय रीड्स हिमसेल्फ, लड़का अपने आप पढ़ता है। तो हमने हिमसेल्फ का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे लड़का आया और लड़का मैस्कुलिन है। अब दूसरा पढ़ेंगे हर सेल्फ। हर सेल्फ का कैसे प्रयोग करते हैं, हर सेल्फ इज यूज्ड फॉर फेमिनाइन वर्ड लाइक सीता, गीता, गर्ल, मदर एंड सिस्टर। तो ये फेमिनिन जेंडर हो गए। तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम हमेशा हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, द गर्ल रीड्स हर सेल्फ, लड़की अपने आप पढ़ती है।
तो हमने अभी तक हिमसेल्फ और हरसेल्फ का प्रयोग करना सीखा। अब दोबारा देखिए, दोबारा हिमसेल्फ का हमने प्रयोग क्यों किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हिमसेल्फ इज यूज्ड फॉर सिंगुलर कॉमन जेंडर। दोबारा समझ लीजिए, सिंगुलर यानी एक वचन और कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि जिसमें फीमेल और मेल दोनों ही कैटेगरी यानी कम्युनिटी आती हो, जिससे हमें यह पता नहीं चलता है कि वो लड़का है कि लड़की, यानी कि लड़का लड़की दोनों का भाव आता है, दोनों का एक्सप्रेशन आता है, दोनों का एड्रेस आता है, तो समझ जाइए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। लेकिन अगर वो सिंगुलर है ना, और वो फॉर मास, मास का मैस्कुलिन, अगर वो मैस्कुलिन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, एक्टर। अब जैसे एक्टर में हमने सलमान खान ले लिया, टीचर में हमने प्रदीप सर ले लिए, डॉक्टर में हमने अनुज गुप्ता ले लिया। अब ये तीनों के तीनों यहाँ पे मैस्कुलिन है, तो उसके लिए हम यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉक्टर चेक्स अप हिमसेल्फ, तो डॉक्टर अपने आप चेक करता है। अब आप देखिए, अगर डॉक्टर यहाँ पर मेल है तो हम यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अब इसी को आप कॉपी करके देख लीजिए हर सेल्फ के तौर पे। हर सेल्फ इज यूज फॉर सिंगुलर कॉमन जेंडर लाइक डॉक्टर, टीचर, एक्टर, फॉर फेम। फेम का मतलब फेमिनाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डॉक्टर लेडीज है, टीचर लेडीज हैं, एक्टर लेडीज हैं, तो समझ जाइए उस फेमिनाइन के लिए हम हमेशा हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर हेल्प्स हर सेल्फ, यानी कि अध्यापिका अपने आप मदद करती है, अध्यापिका अपने आप मदद करती है। इसमें टीचर यहाँ पर फीमेल है, इसलिए हमने यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग किया है। इसी तरह से आगे देखिए, दैम सेल्फ का प्रयोग कैसे करते हैं। इज यूज फॉर प्लूरल कॉमन जेंडर, यानी कि ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई जेंडर ऐसा है जिसमें हमारे को नंबरिस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे पेरेंट्स दो से ज्यादा हो गया, टीचर्स दो से आपके दो से ज्यादा हो गए, डॉक्टर्स आपके दो से ज्यादा है, यानी कि ये सिंगुलर नहीं है, ओनली वो प्लूरल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देम सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। आप एग्जांपल देखिए, पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड देम सेल्व्स, यानी अभिभावकों ने अपने आप ऑब्जेक्शन किया, यानी कि विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स एक से ज्यादा हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे देम सेल्व्स का प्रयोग किया है। ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। इसके बाद आता है वन सेल्फ। वन सेल्फ का प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। वन सेल्फ इज यूज ओनली फॉर वन टू एड्रेस, किसी एक को हमें एड्रेस करना है, सिर्फ और सिर्फ एक को एड्रेस करना है, वहां किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा है, ओनली फॉर हमें किसी एक इंसान को एड्रेस करना है, तो उसके लिए हम वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वन हैज टू डू समथिंग वन सेल्फ इन द लाइफ, किसी न किसी एक को जीवन में अपने आप कुछ करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं हमने किसी के लिए, किसी एक के लिए हमने यहाँ पे वन सेल्फ का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद आता है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का प्रयोग कैसे करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिमसेल्फ यहाँ तीसरी बार रिपीट हो रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक है। हिमसेल्फ इज यूज टू एड्रेस इंडेफिनिट प्रोनाउन एज लाइक एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। इसका मतलब ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, और जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, और सपोज करिए कि अगर वो मैस्कुलिन के लिए आ रहा है, मैस्कुलिन का मतलब वो पुल्लिंग के लिए आ रहा है, तो 100% इन सभी के लिए हम हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। आप एग्जांपल देखिए, जैसे एनीवन इज डांसिंग हिमसेल्फ ऑन द स्टेज, यानी स्टेज पे कोई अपने आप नाच रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा स्टेज पर कोई अपने आप नाच रहा है। तो अब मान लीजिए कि जो नाचने वाला है, अब हमें उसका नाम पता नहीं है, इसलिए हमने उसको इंडेफिनेट कहा, लेकिन अगर वो मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अब इसको कॉपी कर दीजिए हर सेल्फ के तौर पे, यानी कि हर सेल्फ इज यूज टू एड्रेस indefinite pronoun is like everyone, anyone, no one, someone, everybody, anybody, somebody and nobody। अगर इन सारे indefinite pronoun का हम फेमिनाइन जेंडर के तौर पे यूज करते हैं, सपोज करिए मैंने कहा समवन कॉल्ड हरसेल्फ, किसी ने अपने आप बुलाया, किसी ने अपने आप बुलाया। सपोज करिए कोई हमारे गेट पे खड़ा है, हमें उसका नाम पता नहीं है, तो हमने कहा समवन। अब मान लो वो लड़की है, ये तो हमें पता है कि वो लड़की है, उसका नाम पता नहीं है, तो लड़की है उसको एड्रेस करना है, तो उसके लिए हमने हर सेल्फ का प्रयोग किया। तो हमने हर सेल्फ को यहाँ पर 3 बार रिपीट किया, हिमसेल्फ को हमने 3 बार रिपीट किया, क्योंकि इन तीनों के वर्जन अलग अलग है और इनके यूजेस अलग अलग थे, इसलिए हमने इनको तीनों को अलग अलग समझाया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इट सेल्फ के बारे में कि इट सेल्फ का यूज कहां किया जाता है। इट सेल्फ इज यूज फॉर न्यूटर जेंडर, है ना, इसको बोलते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब होता है कि जिसमें हमें यह पता ना चल सके, जैसे व्हेन वी डोंट एबल टू फाइंड आउट द फेटल ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी हमें मेल या फीमेल के भ्रूण का पता ना चल सके कि वो मेल है कि फीमेल है। जैसे मान लो हमने कहा चाइल्ड या बेबी, या मैंने कहा इन्फेंट, अब इन तीनों में से मुझे यह पता नहीं कि इन तीनों में फीमेल है कि मेल है, मुझे इनका फेटल पता नहीं है, तो उस कंडीशन के लिए मैं इट सेल्फ का प्रयोग करूंगा। एग्जाम्पल देख लीजिए,
द बेबी क्राइड इटसेल्फ, जैसे मान लो बच्चा रो रहा है, तो मैंने, अब बच्चा कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो हमने बोला बेबी क्राइड इटसेल्फ, उसके लिए मैंने इटसेल्फ का प्रयोग किया क्योंकि वो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको, यानी कि इटसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग और देम सेल्फ का प्रयोग आपको अच्छी तरह से करना आ गया होगा। इसके बाद हम आपके सामने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रखेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को अच्छी तरह से आपको क्लियर करेगा। तो उम्मीद करता हूं इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। हम आपके सामने दोबारा एक ऐसी टेबल लेकर आए हैं जिसमें हम आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को विद हिंदी एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए हेडिंग, हमारी हेडिंग है यानी कि नॉमिनेटिव केस, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और वन, और द डॉग, एनीवन, एनीवन एंड पेरेंट्स। हमने इतने बनाए टाइटल, इनको हेडिंग कह सकते हैं। अच्छा, इन हेडिंग को बनाने का रीजन था क्योंकि सारे के सारे नॉमिनेटिव है, इन सभी का हम हमेशा सेंटेंस में पहले स्थान पर यूज करते हैं, इन्हें सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इन्हीं को देख के हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन का क्रिएशन करेंगे। तो मैं इन्हीं को देख के एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा और उस एग्जाम्पल की हिंदी भी करके दिखाऊंगा ताकि आपका टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आई। आई का मतलब होता है मैं। मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप, मुझे अपने आप चोट पहुंचती है। मैंने कहा मुझे अपने आप चोट पहुंचती है। हमने हमने यहां पर माई सेल्फ का पीछे प्रयोग किया। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा मैन वर्ब के बाद प्रयोग किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं इनको हमने मैन वर्ब के बाद ही यूज किया है, या फिर हो सकता है ये बिल्कुल पीछे यूज किए जाएंगे। इनकी सबसे खास बात यही है, जबकि एम्फेटिक में डायरेक्ट ये सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट ये सब्जेक्ट पे जोर डालने काम करते हैं। अब देखना, मैं आपको जब हिंदी समझाऊंगा ना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट पे कैसे जोर डाल रहे हैं और ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कैसे करा। जैसे देख लीजिए, मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप चोट लगती है, तो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है, चोट भी मुझे ही लग रही है ना, मुझे, और वो भी अपने आप लग रही है। तो अपने आप जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्रिएट करते हैं। तो आई के हिसाब से, अब मुझे लगी, मुझे को आई बोलते हैं, तो हमने आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग किया। ठीक है ना। इसी तरह से वी हर्ट ओवर सेल्फ, हमें अपने आप चोट लगती है, तो यहां पर सब्जेक्ट वी है तो वी के हिसाब से ओवर सेल्फ आ गया। हमें अपने आप लगती है तो अपने आप के लिए हमने वी का प्रयोग किया, वी के लिए हमने ओवर सेल्फ का प्रयोग किया। इसी तरह से यू हर्ट योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, आप देख सकते हैं हमने यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ का प्रयोग किया। दोनों के दोनों एप्रोप्राइट है, राइट है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यू सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो योर सेल्फ या योर सेल्फ बनेगा। तुम्हें अपने आप चोट लगती है। इसी तरह से दे हर्ट देम सेल्फ, उन्हें अपने आप चोट लगती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे बहुवचन है तो उसके लिए हमने देम सेल्फ का प्रयोग किया। इसी तरह से ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसे अपने आप चोट लगती है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ही के लिए हमने हिमसेल्फ का प्रयोग किया है, लेकिन हमने पीछे यूज किया है। सी हर्ट हर सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ का प्रयोग किया, उसे अपने आप चोट लगती है। यानी कि यह जितने भी जो एप्रोप्राइट प्रोनाउन है यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सभी का एक ही अर्थ होगा, अपने आप, अपने आप, अपने आप। इट हर्ट्स इटसेल्फ, उसे अपने आप चोट लगती है, हमने इट के लिए इटसेल्फ का प्रयोग किया। अच्छा, वन, अब देख लीजिए सब्जेक्ट क्या बनाया हमने, वन, तो वन के लिए हमेशा क्या आएगा, वन सेल्फ आएगा। इसका हमेशा ध्यान रखना, वन के लिए वन सेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। वन हर्ट्स वन सेल्फ, किसी को अपने आप चोट लगती है। इसी तरह से द डॉग, यानी कुत्ते को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो कुत्ते को हमने न्यूट्रल माना, इसलिए हमने इसके लिए इट सेल्फ का प्रयोग किया है, कुत्ते को अपने आप चोट लगती है। एनीवन, एनीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, अब देख लीजिए यहां पे आपको समझना है कि हमने दो एग्जांपल रखे एनीवन के ऊपर। पहले में हमने हिमसेल्फ का प्रयोग किया, दूसरे वाले में हमने हर सेल्फ का प्रयोग किया। वो क्यों किया, मान लीजिए कि एनीवन यहां पर बॉय है, लड़का है, तो उसके लिए हम हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि एनीवन के तौर पे यहां पे लड़की है या कोई औरत है, तो उसके लिए हम हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अब क्यों करें, अब मान क्यों लेते हैं, क्योंकि एनीवन मानने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एनीवन में हम पर्टिकुलरली किसी लड़के या लड़की का नाम तो ले नहीं रहे, हम तो उसको इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे एड्रेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम तो हिमसेल्फ या हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो आपकी लोकेशन को, सिचुएशन को देखने के बाद यूज किया जाएगा। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल है पेरेंट्स, यानी कि द पेरेंट्स हर्ट देमसेल्फ,
उन्हें अपने आप चोट लगती है। यहाँ पेरेंट्स एक से ज्यादा की नंबर इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए हमने देमसेल्व्स का प्रयोग किया है। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे हमेशा उसका एक ही अर्थ निकलेगा, अपने आप। और दूसरी बात, हमेशा जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो हमेशा एट द लास्ट सेंटेंस में यूज की जाएंगे या फिर वो मेन वर्ब के बाद में यूज किए जाएंगे। अब इसी के बेस पे हम बनाएंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। उसे कैसे यूज करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे आई का बनेगा आई माई सेल्फ अर्न मनी। अर्न का मतलब कमाना, मनी का मतलब पैसा। मैं खुद पैसा कमाता हूं। अब देखिए माई सेल्फ आया, माई सेल्फ यहां भी था, माई सेल्फ यहां भी है, लेकिन माई सेल्फ को हमने यहां पे अपने आप पढ़ा क्योंकि हमने इसको रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब हम इसको एम्फेटिक के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो एम्फेटिक के तौर पे हम जब भी पढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा तो हम इसे पढ़ेंगे खुद या स्वयं। तो इसका थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। अपने आप की जगह हम क्या करना है, खुद या स्वयं लगाना। दोबारा देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव में हिंदी अर्थ होता है अपने आप, और एम्फेटिक में इसका हिंदी अर्थ होता है खुद या स्वयं आप लगा सकते हैं। ये रिफ्लेक्सिव में पीछे आएगा, मेन वर्ब के बाद आएगा, जबकि यहां पर ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा। आई के लिए माई सेल्फ आएगा, ये तो आपको पता है ना। मैंने ऊपर आपको एक सीरीज दी थी, एक टेबल दी थी, उसमें बताया था कि आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए और सेल्फ, तो ये तो आपको पता है अच्छी तरह से। तो अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी के साथ में। वी आवर सेल्फ, हम खुद पैसा कमाते हैं। यू योर सेल्फ अर्न मनी, आप खुद पैसा कमाते हैं। मैं जोर दे रहा हूं सब्जेक्ट पे, आप देख लीजिए, मैंने आई पे जोर दिया, वी पे जोर दिया, यू पे जोर दिया। वे खुद पैसा कमाते हैं, वे पे जोर दे रहा हूं। वह खुद पैसा कमाता, मैं वह पे जोर दे रहा हूं। वह खुद पैसा कमाती है तो मैं उस लड़की पे जोर दे रहा हूं। इट सेल्फ अर्न मनी, वह खुद पैसा कमाता है। अब यहां पे मैंने पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने इट सेल्फ का प्रयोग कर दिया, वो खुद के लिए। वन आया, वन सेल्फ टू अर्न मनी, किसी एक को तो पैसा कमाना ही पड़ता है, किसी एक को खुद को पैसा कमाना, खुद को, किसी एक को खुद को। तो मैं किसी एक के लिए मैं प्रेशर कर रहा हूं, उसको एम्फेसाइज कर रहा हूं, उसके लिए मैंने खुद का प्रयोग किया। इसी तरह से आप देख सकते हैं द डॉग इट सेल्फ अर्न मनी, यानी कि कुत्ते को, कुत्ता खुद स्वयं पैसा कमाता है। आपने, मैंने देखा कुत्ते में मैंने जोर दिया है, कुत्ते को मैंने क्या किया, एम्फेसाइज किया है। एनीवन हिमसेल्फ टू अर्न मनी, किसी न किसी एक को तो स्वयं कमाना पड़ता है, खुद को कमाना पड़ता है। किसी एक को, अगर मान लो वो लड़का है तो हिमसेल्फ हो जाएगा। अब एनीवन हर सेल्फ, अब वो लड़की है तो एनीवन हर सेल्फ टू अर्न मनी, किसी एक को कमाना पड़ता है, लड़की के लिए और ये लड़के के लिए। इसी तरह से लड़के लड़की अगर दो से ज्यादा है, यहाँ पे नंबरिस प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए हम पेरेंट्स यूज किया, और पेरेंट्स के लिए हमेशा देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे, यानी अभिभावक खुद या स्वयं कमाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टेबल ने सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। इस टेबल के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे इन दोनों के दोनों प्रोनाउन को 100% क्लियर कर रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव में सारे के सारे प्रोनाउन पीछे आएंगे, जबकि एम्फेटिक में डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आएंगे। एम्फेटिक का मेन काम होता है सब्जेक्ट पे प्रेशर डालना, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालना, यानी खुद पे जोर डालना। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव का मेन काम होता है अपने आप, यानी कि सब्जेक्ट को ओनली फॉर हाईलाइट करना। रिफ्लेक्सिव में हमें कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। देख लीजिए हमने कहीं ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है। अब यहां पे हमने सपोज कर ली, मैंने मनी का प्रयोग किया तो मनी एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं नहीं भी करूं, सपोज करिए, मैं आपको ना एक सबसे मेजर डिफरेंस सिखाता हूं। देख लीजिए, जैसे मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, मुझे चोट लगती है, ठीक है ना। आई माई सेल्फ अर्न मनी, मैं खुद पैसा कमाता हूं, मैं खुद कमाता हूं। अब यहां पर देख लीजिए, अगर मैंने माई सेल्फ का प्रयोग नहीं किया तो ये सेंटेंस पूरा मीनिंगलेस हो जाएगा, जबकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ओनली फॉर सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है, और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रयोग करोगे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पार्टी को ये ओनली फॉर वेकेट करता है, जबकि ये ओनली फॉर यूज कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बारे में एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे रूल्स रखेंगे, अगर जिनकी आप स्टडी करते हैं तो आपकी कमांड आप बहुत जबरदस्त फ्रीक्वेंट बना सकते हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है द रूल्स विच मेक्स द परफेक्ट एंड कंप्लीट द दिस चैप्टर फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आपके सामने कुछ ऐसे रूल्स रख रहे हैं जो इस चैप्टर को कंप्लीट बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, और ये चैप्टर आपके लिए एकदम लाभदायी बन जाएगा हर किसी के लिए। तो सबसे पहला हमारा रूल है यूज ऑफ एपस्ट्रोफे। एपस्ट्रोफे का मतलब होता है एक ऐसा सिंबल जो हमेशा ओनली फॉर पसेजिव प्रोनाउन के पीछे लगाया जाता है। ये तो आप सभी को पता है, जब हम
कभी अपना अधिकार दिखाते हैं, तो हम जब अपनी बॉन्डिंग दिखाते हैं, अपना राइट्स दिखाते हैं, उस कंडीशन में हम हमेशा एपस्ट्रॉफी को यूज करते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एपस्ट्रॉफी सिंबल इज नेवर यूज विद एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में आप इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो वहां कभी भी आपको एपस्ट्रोफे का सिंबल यूज नहीं करना है, उसका चिन्ह आपको कभी भी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, उसने अपने आप की कार बेची, अपने आप की कार बेची, कितना बेक अपने आप की, का के की, क्योंकि आपको पता ना अपोस्ट्रोफे का हिंदी अर्थ होता है का के की, तो अपने आप की कार बेची, तो कितना गंदा और भद्दा लग रहा है, पिट्टीफुल लग रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कोई सा भी एप्रोप्रिएट प्रोनाउन हो, यानी कि ओनली फॉर एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक में से रिफ्लेक्सिव में से कोई सा भी प्रोनाउन हो, हम कभी भी उसके पीछे कोमा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलो ये तो हो गया पहला रूल्स। दूसरा रूल है यूज ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको अंग्रेजी ग्रामर में एम्फेटिक को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करना है, ये सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान लो मैंने एक वर्ड बोला, एक सेंटेंस बोला, माई सेल्फ इज प्रदीप मुंडेल, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि माई सेल्फ को मैंने सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर दिया, जबकि हमारी बार बार ग्रामर एक ही चीज सिखा रही है कि कभी भी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव को सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करना है, इसे केवल ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है। इसके बाद हम अगला रूल्स पढ़ेंगे, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि समटाइम्स यानी कभी कभी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब देखो यहां थोड़ा आपको ध्यान समझना है इस लाइन को, क्योंकि इस लाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि समटाइम्स यानी कभी कभी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है टू एम्फेसाइज यानी जोर डालने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर इन द सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर डालना है। अब देख लीजिए, मेन काम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन का सब्जेक्ट पे जोर डालने का, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जोर डालना पड़ता है। अब हम कभी ऑब्जेक्ट पे जोर डालेंगे, तो ऑब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए भी हम इस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, हम सब्जेक्ट पे ही जोर डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। उल्टे का मतलब यह हो रहा है कि हम सब्जेक्ट पे जोर ना डालकर हम ऑब्जेक्ट पे जोर डाल रहे हैं। अब जब ऑब्जेक्ट पे जोर डालेंगे तो हमारा एग्जाम्पल कैसे होगा, देख लीजिए। जैसे आई सा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, मैंने उन्हें, मैंने उन्हें, मैंने खुद मुख्यमंत्री को देखा, मैंने खुद मुख्यमंत्री को देखा, या मैंने उन्हें खुद देखा, मैंने उन्हें या मैंने खुद मुख्यमंत्री को देखा। तो मैंने उन्हें, उन्हें कौन, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पे जोर डाल रहा हूं, मैंने उन्हें, मैंने खुद उन्हें देखा। आई स्पोक, मैंने बोला, टू द प्रिंसेस, मैंने प्रिंसेस को, स्वयं नहीं खुद बोला, मैंने खुद बोला प्रिंसेस को। तो यहां पर प्रिंसेस ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है और द चीफ मिनिस्टर ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। अब जब हम ऑब्जेक्ट पे जोर डाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए हमने हिमसेल्फ और हरसेल्फ का प्रयोग किया है। अब चीफ मिनिस्टर, जाहिर सी बात है कि वहां पर एक मेन है, और मेन के लिए अपन हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, हिमसेल्फ का। यहां पे प्रिंसेस एक औरत है, इसलिए हमने हरसेल्फ का प्रयोग किया है। और याद रखना, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और इन ऑब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए हमने, और इनके जेंडर को देख के हमने यहाँ पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ का प्रयोग किया है। याद रखना, कभी कभी हम ऑब्जेक्ट को भी जोड़ डालने के लिए इस एम्फेटिक प्रोनाउन को या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला रूल है कंपल्सरी यूजेस। इसका मतलब क्या हो, देख लीजिए। There are many verbs which are used certainly with emphatic or reflexive pronoun like enjoy, pride, absent, present, introduce, busy, avail, address, hurt, cheat, resign, apply and extra एक्सेट्रा। इसका मतलब देख लीजिए कि कुछ ऐसी मैनवर्ब होती है, कभी कभी ऐसी बहुत सारी मैनवर्ब होती है जिनको हम 100% एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के साथ में यूज करते हैं। कहने का मतलब, यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कुछ वर्ब रखी है ना, ये 100% आपके कंपल्सरी यूज की जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ में। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस 100% गलत होगा, यानी इन वर्ब के साथ तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहां पे टैगलाइन रखी है कंपल्सरी यूजेस।
यानी कि आपको यूज करना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए, जैसे आई रिजाइन माई सेल्फ, ठीक है ना, तो मैंने क्या, मैं अपने आप रिजाइन देता हूं। वी अवेल अवर सेल्फ, हम अपने आप सेवाएं शुरू करते हैं। यू बिजी योर सेल्फ, आप अपने आप व्यस्त रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रिजाइन, अवेल और बिजी का प्रयोग किया है। और ये रिजाइन, अवेल और बिजी एकदम कंपल्सरी यूजेस है, कंपल्सरी वर्ब है। किसके लिए? एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी इंग्लिश के सेंटेंस में enjoy, pride, absent, present, introduce, busy, avail, address, hurt, चीट, रिजाइन, अप्लाई और भी ऐसी बहुत सारी कंपल्सरी वर्ब आ जाए तो आपको हमेशा एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। इसके बाद जैसे, हाँ, इसी में एक एग्जांपल और था, जैसे दे चीट देमसेल्फ, वे अपने आप को धोखा देते हैं। तो चीट भी यहां पर कंपल्सरी वर्ब है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्डम यूज। सेल्डम यूज का मतलब होता है कि आपको बहुत सारी वर्ब ऐसी मिलती है जिनका प्रयोग कभी भी नहीं करना है। देयर आर मेनी वर्ब, बहुत सारी वर्ब ऐसी, कुछ कई ऐसी वर्ब होती है विच आर नॉट यूज्ड, जो प्रयोग नहीं की जाती है सर्टेनली विद एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कभी भी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है और नहीं किया जाना चाहिए। अब वो कौन कौन सी वर्ब होती है मैं आपको रिवील करता हूं, देख लीजिए। जैसे ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, फील, हरी, शेव, कीप, कंसील, स्प्रेड, रेस्ट एंड स्टे, ये ऐसी वर्ब होती है, इनको हम सेल्डम वर्ब भी कह सकते हैं। याद रखिए, अगर ये वर्ब कहीं पर भी आ जाए तो इनका अगर हमें एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज करना हो तो कभी भी यूज नहीं करना है, नहीं करना है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं, वो देख लीजिए। जैसे आई स्टेड माई सेल्फ, सी गिव्स हर सेल्फ, द डोर ओपन्स इट सेल्फ, ही सेव्स हिमसेल्फ, ठीक है ना। मैं खुद रुका या मैं अपने आप रुका, ठीक है ना, मैं अपने आप रुका, वह अपने आप करती है या अपने आप जारी रखती है, दरवाजा अपने आप खुलता है, वह अपने आप शेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है। आप देख लीजिए, ये सारे के सारे जो एक्टिविटी है वो अपने आप नहीं हो सकती, अपने आप नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारी की सारी वर्ब अगर हम इनको यूज कर रहे हैं सेल्डम प्रोसेस के तौर पे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के साथ में, तो वो सेंटेंस आपका गलत किया जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ओपन से लेके हमने जो भी स्टे तक जो वर्ब दिखाई है उनका प्रयोग कभी भी आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में नहीं करना है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो चैप्टर था यानी कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अर्ज करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जितना ज्यादा उसके सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज दिन ब दिन प्रतिदिन लेटेस्ट वीडियो इंग्लिश के मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।